हेलो फ्रेंड्स, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हमारा वीडियो पहुंचाइए। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप सबको अंग्रेजी सिखाना है। इस उद्देश्य में हम आपकी सहभागिता चाहते हैं और निश्चित रूप से आप सब हमारा सहयोग कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। बस इस सहयोग का दायरा थोड़ा और आगे बढ़ाइए और ज़्यादा दूर तक लोगों के बीच हमारे वीडियोस को पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज जो हम विषय लाए हैं वो विषय है वर्बल नाउन। ये वर्बल नाउन क्या होता है, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। वर्बल नाउन, जिसको जैसा नाम में लिखा है कि ये वर्बल नाउन है, इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक संज्ञा। क्रियात्मक संज्ञा। अब बात आती है क्रियात्मक संज्ञा है क्या। व्हाट इज वर्बल नाउन? वर्बल नाउन है क्या? तो बस इतना समझ लीजिए कि जब किसी भी वाक्य में कोई क्रिया, किसी भी वाक्य में कोई क्रिया जब नाउन का काम करती है, यानी यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हेन एनी सेंटेंस इन एनी सेंटेंस वर्ब वर्क एज अ नाउन, जब किसी वाक्य में कोई क्रिया नाउन का काम करने लगती है तो वो क्रिया को हम वर्बल नाउन, क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। तो ये वर्बल नाउन है क्या, इससे मैंने बात किया कि वर्बल नाउन है क्या। वर्बल नाउन वर्ब से बना है लेकिन काम नाउन का करता है। तो जब कोई क्रिया सेंटेंस में क्रिया ना होकर नाउन होती है, यानी दैट वर्ब विच वर्क एज नाउन नॉट एज अ वर्ब, दैट वर्ब इज वर्बल नाउन। वो वर्ब जो क्रिया तो है लेकिन क्रिया का काम नहीं कर रही है, बल्कि वो नाउन का काम कर रही बात में, तो नाउन का काम करने के कारण इसे हम वर्बल नाउन कहते हैं। तो वर्बल नाउन है क्या, मैंने बताया कि वर्बल नाउन वो है जो वर्ब में एक सेंटेंस में नाउन का काम करती है, तो उसे हम वर्बल नाउन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि व्हेन अ वर्ब work as a noun in a sentence is called verbal noun। यानी जब कोई भी क्रिया वाक्य में, यानी हिंदी में हम लिखते हैं कि जब कोई क्रिया किसी वाक्य में नाउन का काम करे, नाउन का काम करे तो वह क्रिया वर्बल नाउन कहलाती है। वह क्रिया वर्बल नाउन कहलाती है, उसे हम वर्बल नाउन कहते हैं। कोई भी क्रिया जब वाक्य में नाउन का काम करने लगती है तो उसे हम वर्बल नाउन कहते हैं। ये तो हुआ इसकी डेफिनेशंस, इसको हम समझना। लेकिन वर्बल नाउन होते कौन कौन है, अगर हम इस पर बात करें कि वर्बल नाउन कौन कौन होते हैं, तो ये जान लीजिए कि वर्बल नाउन अगर हम बात करें, वर्बल देयर आर टू वर्बल नाउन। वर्बल नाउन दो होते हैं, एक होता है जिसको हम जीरेंड कहते हैं और एक होता है जिसको हम इंफिनेटिव कहते हैं। जीरेंड और इंफिनेटिव, ये जीरेंड और इंफिनेटिव, इन्हें हम वर्बल नाउन कहते हैं। अब जीरेंड क्या है, इंफिनेटिव क्या है, हम एक एक के बारे में बात करते हैं। जीरेंड और इंफिनेटिव ये दो होते हैं वर्बल नाउन। तो जीरेंड क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीरेंड क्या है। एक वाक्य में जीरेंड को आप कैसे पहचानोगे, एक ट्रांसलेशन कर रहे हो तो जीरेंड को कैसे पहचानोगे। आप कोई भी सेंटेंसेस सॉल्व कर रहे हो, आप सिंटैक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो,
आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आप सिंथेसिस कर रहे हो, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज जीरन एंड इन्फिनेटिव इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जीरन क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, तो उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, हम एक एक करके इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीरन क्या है। तो जीरन, देखिए जीरन को भी हम वर्बल नाउन ही कहते हैं, यानी इसको भी क्रियात्मक संज्ञा ही कहा जाता है। जीरन की कोई एग्जैक्ट हिंदी नहीं होती है, यानी यू विल नॉट फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग इन हिंदी ऑफ जीरन। इट इज कॉल्ड आल्सो वर्बल नाउन या क्रियात्मक संज्ञा। इसे वर्बल नाउन या क्रियात्मक संज्ञा ही कहते हैं। तो जीरन क्या है, जीरन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हिंदी में हम समझते हैं। हिंदी में समझते हैं, अगर कहते हैं कि कोई भी क्रिया जिसके साथ कर लिखा हो, करके लिखा हो, यानी इन हिंदी यू विल फाइंड, आपने पाया कि आफ्टर वर्ब, वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, कर या करके। जब भी किसी क्रिया के साथ कर या करके लिखा हो तो वह क्रिया उस वाक्य में क्या होती है, जीरन होती है। यानी जीरन की आप हिंदी में आराम से पहचान कर सकते हो कि जीरन है क्या। तो जीरन वो होता है जिसके साथ कर या, यानी कोई क्रिया जब जिसके साथ कर या करके लिखा हो, कोई भी क्रिया जिसके साथ कर या करके लिखा हो तो वो कहलाता है जीरन। उसे हम जीरन कहते हैं, पहचान होता है। यानी कोई भी, जैसे लिखा हुआ है जाकर, लिखा हुआ है खा करके, लिखा हुआ है देख करके, लिखा है सुन करके, लिखा है जानकर। तो आप अगर देखें तो जा के साथ जान लिखा हुआ है, जानना, इसके साथ कर लिखा हुआ है। देख, देखना, इसके साथ कर लिखा हुआ है। जा वर्ब है, कर लिखा हुआ है। खा वर्ब है, कर लिखा हुआ है। सुन वर्ब है, कर लिखा हुआ है। तो जब मैंने क्या कहा कि हिंदी में आप पहचान कर रहे हो, तो आप देखिए अगर किसी भी क्रिया के साथ कर या करके लिखा हुआ है, कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया जिसके साथ कर या करके लिखा हो तो वो जीरन होता है, जैसे हमने कहा। और जीरन होता है, और इसका ध्यान दीजिएगा, जीरन कहलाता है। इसको जब हम बनाते हैं कि जीरन कैसे बनता है, तो कोई भी वर्ब जिसके साथ कर या करके लगा है, अगर उसके साथ हम आईएनजी जोड़ दें तो वो बन जाता है जीरन। तो उसे जीरन, बट वर्ब एज अ नाउन। जीरन क्या है, जीरन एक क्रियात्मक संज्ञा है, वाक्य में ये भी नाउन का काम करता है। जीरन जो भी है एक वाक्य में नाउन का काम करता है। तो इसकी पहचान ये होती है किसी क्रिया के साथ कर या करके लिखा हो, और इसको बनाना हो तो वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। जैसे लिखा है जाकर, हमने लिखा गोइंग। जैसे लिखा है देखकर, हमने लिखा सीइंग। जैसे लिखा है जानकर, हमने लिखा नोविंग। जैसे लिखा है खा करके, हमने लिखा ईटिंग। जैसे लिखा है सुन करके, हमने लिखा हियरिंग या लिसनिंग। तो ये आपका हुआ जीरन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कोई क्रिया, किसी वाक्य में जब कोई क्रिया जिसके साथ कर या करके लिखा हो तो वो क्रिया उस वाक्य में क्रिया ना होकर जीरन होती है, जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बनती है। यानी you will find verb in a sentence with ing form and work as a noun, that verb is gerund। जब कोई क्रिया ing फॉर्म में है और एक वाक्य में वो नाउन का काम कर रही है तो वो क्रिया उस वाक्य में जीरन के रूप में होती है। तो जैसे हमने कहा कि जीरन की आप पहचान हिंदी में कर सकते हो कि कोई भी क्रिया है उसके साथ कर या करके लिखा है तो दैट इज जीरन, उसे हम जीरन कहते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि आखिर जीरन के साथ उसका क्लास होता है। यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट, आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हो और आपको हिंदी में मिला कि हमें किसी क्रिया के साथ कर या करके लिखा हुआ था, वो जीरन है। जी बिल्कुल जीरन है वो। आप अगर वो नाउन का काम कर रहा है तो बिल्कुल वो जीरन है। और जैसा हमने कहा कि वो जीरन है और वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बनता है, यानी वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बनता है। एक जीरन और क्लास होता है, जैसे कोई भी क्रिया है उसके साथ कर लिखा हुआ या करके लिखा हुआ वर्ब के साथ, और इसी वर्ब के ठीक पहले कोई और शब्द लिखे हुए। गौर करिएगा कि जब कर या करके लिखा होता है
जिस भी क्रिया के साथ, यानी जिस क्रिया के साथ कर या करके लिखा है उसी क्रिया के ठीक पहले कोई शब्द लिखा है, तो वास्तव में जिस वर्ग के साथ कर या करके लिखा है इसको हम जीरंड कहते हैं, ये जीरंड है। और जो इसके ठीक पहले जो शब्द लिखा है वो उसका क्लास कहलाता है, इसलिए इसको जीरेंडर क्लास भी कहते हैं, ये जीरेंडर क्लास भी कहलाता है। और जब हम इसको अंग्रेजी बनाते हैं, यानी जब ऐसी स्थिति आती है एक सेंटेंस में कि किसी क्रिया के साथ कर या करके लिखा हुआ है और उसी क्रिया के ठीक पहले कोई शब्द लिखा हुआ है, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, तो उसे हम जीरंड, इसको जीरंड कहते हैं, इसको क्लास कहते हैं। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, यानी जीरंड को हम पहले लिखते हैं और क्लास को हम बाद में लिखते हैं, यानी जीरंड पहले लिखा जाएगा और क्लास बीच में लिखा जाएगा, मतलब बाद में लिखा जाएगा। और ये अगर इनके बीच में कुछ नहीं लिखा है तो यू हैव टू यूज आर्टिकल, इनके बीच में हमें क्या यूज करना है, कोई आर्टिकल। अब बात आती है आर्टिकल क्यों यूज करते हैं भाई, जीरंड भी आपका क्या है, नाउन है, और जो क्लास होता है दोनों नाउन होता है, तो दोनों नाउन को सेपरेट करने के लिए, यानी सेम पार्ट ऑफ स्पीच एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हमें वहां आर्टिकल का यूज तब करना होता है जब इनके बीच में पहले से कोई शब्द लिखे हुए नहीं होते हैं। जैसे लिखा हुआ है घर जाकर, ये लिखा हुआ, तो जाकर क्या इसमें कर या करके लिखा है, तो इसमें कर या करके लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ जीरंड। और उसके पहले जा लिखा हुआ है, जा लिखा है तो जा के साथ कर लिखा हुआ है, यानी जीरंड हो गया। और यहाँ जाकर लिखा हुआ है और यहाँ घर लिखा हुआ है, तो घर उसका ठीक, यानी जा के पहले लिखा, ने क्या कहा, जिस वर्ग के साथ कर या करके लिखा है उसके ठीक पहले जो शब्द लिखे होते हैं वो उसके क्लास होते हैं। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम जीरंड को पहले लिखते हैं और क्लास को बाद में लिखते हैं। तो हमारा जो घर शब्द आया, घर शब्द, इस घर शब्द हमारा क्या है, क्लास है, और जाकर शब्द क्या हुआ, जीरंड। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो जाकर के अंग्रेजी हम गोइंग पहले लिख रहे हैं, गोइंग, अब गोइंग के बाद हम लिखा टू होम या गोइंग टू हाउस, ऐसा लिखा हुआ है गोइंग टू हाउस, तो यहाँ टू पहले से लिखा है तो कोई जरूरत नहीं है कि हम आर्टिकल यूज करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा होता, जैसे आया किताब पढ़कर, किताब पढ़कर ये लिखा हुआ था, तो किताब आपका क्लास है और ये क्या है उसका, ये जीरंड है। तो जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो जीरंड को पहले लाएंगे और क्लास को हम बाद में लाएंगे। तो हमने पढ़कर की अंग्रेजी लिखा रीडिंग, और रीडिंग के बाद हमने लिखा बुक, रीडिंग बुक। अब इसके बीच में कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से एक आर्टिकल का यूज करेंगे, तो रीडिंग अ बुक, तो हमने क्या लिखा, रीडिंग अ बुक, तो ये क्या हो गया, ये उसका क्लास हुआ और ये उसका जीरंड हो गया। तो इसे कहते हैं जीरंड एंड क्लास। तो अगर एक सेंटेंस में आपको, एक सेंटेंस आप बना रहे हैं और उसमें आप सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कई क्रिया के साथ, आपने देखा कर या करके लिखा होता, जीरंड है, वो जीरंड है, और उसके ठीक पहले जो शब्द लिखा है वो उसका क्या है, उसका क्लास है। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो मैंने कहा जीरंड को पहले लिखेंगे जो हमेशा आईएनजी फॉर्म से बनता है, और जो क्लास है उसको हम बाद में लिखेंगे। अगर उनके बीच में पहले से कोई प्रीपोजिशन है, कोई एडजेक्टिव या कुछ पहले से ही है तो हमें जरूरत नहीं कि हम आर्टिकल यूज करें। लेकिन अगर उनके बीच में कुछ नहीं है तो वी आर गोइंग टू यूज आर्टिकल बिटवीन देम, तो हम वहां जीरंड और क्लास के बीच में क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। यू ऑलवेज रिमेंबर, हमें वहां क्या यूज करना है, वहां हमें आर्टिकल का यूज करना है। अब जब ये हम कर लेते हैं तो आज बात आती है कि एक सेंटेंस में हम जीरंड का यूज कहां करेंगे। तो ध्यान रखना कि एक सेंटेंस में जीरंड इज द मोस्ट पावरफुल वर्ड ऑफ द सेंटेंस। जीरंड सेंटेंस का सबसे पावरफुल वर्ड होता है, इसलिए इसको तलाशते, यानी हिंदी में अगर आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप जीरंड तलाशो, इसको तलाशते भी पहले हैं। और जब हम इसको यूज करने जाते हैं एक सेंटेंस में, अंग्रेजी सेंटेंसेस में हमें इसको यूज करना है, तो जीरंड एंड क्लास ये वाक्य में सबसे पहले लिखे जाते हैं, इनके जस्ट बाद कॉमा लगा दिया जाता है, फिर आगे सेंटेंसेस की शुरुआत की जाती है। तो इनका यूज कहां करेंगे, एक सेंटेंस में हम सबसे पहले करेंगे। तो जीरंड को हम एक सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं, पहचान वही हुई वर्ब के साथ क्रिया करके लिखा हुआ है, बनता किससे है, आईएनजी फॉर्म से है। मैंने कहा क्रिया करके जिस क्रिया के साथ लिखा है उसके ठीक पहले जो शब्द लिखा है वो उसका क्लास है। ट्रांसलेशन करेंगे तो जीरंड को पहले लाएंगे और क्लास को हम बाद में लाएंगे। अगर पहले से कुछ लिखा है तो कोई बात नहीं, अन्यथा बीच में हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये हो जाता है जीरंड का ट्रांसलेशन, और जीरंड हम
कैसे बनाएंगे? जीरेंड वर्ब क्या करता है? जीरेंड नाउन का काम करता है, इसलिए इसको हम वर्बल नाउन कहते हैं। जीरेंड के बाद हम बात करते हैं इंफिनेटिव की, कि इंफिनेटिव क्या है। जीरेंड और इंफिनेटिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंफिनेटिव क्या है। तो ध्यान दो, इंफिनेटिव क्या है? इंफिनेटिव को भी हम वर्बल नाउन, क्रियात्मक संज्ञा, यानी इसकी भी एग्जैक्ट कोई मीनिंग नहीं होती हिंदी में, इसे भी हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक संज्ञा। दिस इज आल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन, इसको भी हम क्या कहेंगे? वर्बल नाउन कहते हैं। इंफिनेटिव क्या है? इंफिनेटिव ये है, हिंदी में आपको पहचान करनी है तो देखिएगा, कोई भी वर्ब जिसके साथ लिखा हुआ है के लिए, जिसके साथ के लिए लिखा, अगर कोई भी क्रिया आपको मिलती है जिसके साथ क्या लिखा है? के लिए लिखा है, तो वो क्रिया नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो इंफिनेटिव है, उसे हम इंफिनेटिव कहते हैं। जिस भी क्रिया के साथ अगर के लिए मिला तो उस वाक्य में वो क्रिया वर्ब नहीं होती, बल्कि वो इंफिनेटिव का काम करती है, और इंफिनेटिव वर्क एज अ नाउन, और इंफिनेटिव किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। यानी हमने देखा वर्ब के साथ के लिए से लिखा जाने के लिए, लिखा था जाने के लिए, लिखा था खाने के लिए, लिखा था पढ़ने के लिए, लिखा था जानने के लिए। तो कहने का मतलब है किसी भी वर्ब के साथ अगर के लिए आ रहा है, कोई भी वर्ब लिखा उसके साथ के लिए आ रहा है, कोई भी वर्ब लिखा है उसके साथ के लिए आ रहा है, तो वो वर्ब उस वाक्य में वर्ब नहीं होता है, बल्कि वो इंफिनेटिव होता है जो वाक्य में नाउन का काम करता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि when any verb with whom, जिसके साथ के लिए लगा है, and work as a noun, that verb is not work as a noun, नाउन का काम करता है, that is infinitive। वो क्या है? इंफिनेटिव है। जब कोई क्रिया वाक्य में जिसके साथ के लिए लगा है नाउन का काम करती है तो उसे हम इंफिनेटिव कहते हैं। अब जब हम इंफिनेटिव को बनाने की बात आती है तो वो वर्ब जिसके साथ के लिए लगा है उस वर्ब के मूल वर्ब, ध्यान रखिएगा, वर्ब का भी मूल रूप, फर्स्ट फॉर्म में मूल रूप, यानी किसी भी क्रिया के मूल रूप के पहले अगर हम टू लगा दें, इफ वी एडेड टू विद एनी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी किसी रूट फॉर्म वर्ब के पहले, किसी बेस फॉर्म वर्ब के पहले अगर हम टू लगा दें तो वो वर्ब क्या बन जाता है? वो वर्ब इंफिनेटिव बन जाता है, जो किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। यानी किसी वर्ब के पहले अगर टू लगा दिए हैं तो वो वर्ब क्या? वर्ब नहीं रह गया, वो क्या बन गया? नाउन बन गया। वो इंफिनेटिव बन गया और काम किसका कर रहा है? नाउन का कर रहा है। अब जैसे लिखा है जाने के लिए, तो हमने इसको ट्रांसलेट किया तो लिखेंगे टू गो। पढ़ने के लिए लिखा तो हमने लिखा टू रीड, लिखा हुआ खाने के लिए हमने लिखा टू ईट, लिखा हुआ जानने के लिए हमने लिखा टू नो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी क्रिया के साथ के लिए मिलता है, यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट, किसी क्रिया के साथ के लिए मिलता है तो वास्तव में वो क्रिया उस वाक्य में क्रिया नहीं है, वो इंफिनेटिव है जो नाउन का काम करती है। यू विल रिकॉग्नाइज इंफिनेटिव इन अ सेंटेंस। आप एक सेंटेंस में पहचान सकते हो कि जब किसी भी क्रिया के साथ के लिए लिखा हो और वो क्रिया उस वाक्य में नाउन का काम कर रही हो तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? इंफिनेटिव, उसे हम इंफिनेटिव कहते हैं। और उस क्रिया के पहले, यानी वो जो क्रिया जिसके साथ के लिए लिखा है उस क्रिया के पहले अगर हम टू लगा दें, यानी वर्ब के बेस फॉर्म मूल रूप के पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो वो क्रिया क्या बन जाती है? इंफिनेटिव बन जाती है, वो वर्ब नहीं रह जाती है। अगर क्रिया के पहले टू लगा हुआ है तो दैट इज नॉट वर्ब, वो वर्ब एज अ इंफिनेटिव, एज अ नाउन, वो इंफिनेटिव है जो नाउन का काम करती है। तो आई थिंक इंफिनेटिव का यूज भी हम एक सेंटेंस में शुरुआत में भी लिख सकते हैं, इसे वर्ब के बाद भी लिखा जा सकता है। यानी ये इंफिनेटिव वर्क एज अ सब्जेक्ट, वर्क एज अ ऑब्जेक्ट एंड वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट, ये काम कर सकता है। इसको हम एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिक्कत आती है, एक कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं
जहां पर जीरण और इन्फिनेटिव पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम उसी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभार ऐसी स्थिति आती है कि किसी क्रिया के साथ ना लगा है। अब जब किसी क्रिया के, एक बात दिमाग में गांठ बांध लो, अगर किसी वर्ब के साथ ना लगा है तो वो अपने कहता है वर्ब ना, यानी हम वर्ब नहीं हैं, यानी वी आर नॉट वर्ब, हम वर्ब नहीं है। अगर किसी वर्ब के साथ ना लगा है तो वो वर्ब नहीं है, वो है क्या? वो जीरंड है, वो इंफिनेटिव है। अब अभी कहोगे कि आपने बताया कि अगर किसी वर्ब के साथ कर या करके लगा दो तो वो जीरंड होता है, किसी वर्ब के साथ के लिए लगा दो तो वो इंफिनेटिव बन जाता है। जी बिल्कुल, ये आपका इंफिनेटिव ऐसे पहचानते हैं, जीरंड ऐसे पहचानते हैं। दिक्कत कब है? जब वर्ब के साथ ना लगा है, और जब वर्ब के साथ ना लगा है तो वो वर्ब जीरंड के रूप में भी है, वो वर्ब इंफिनेटिव के रूप में भी होता है। यही तो लफड़ा है कि जब कहीं संडे से ट्रांसलेशन करने गए और वहां किसी वर्ब के साथ आपने ना देख लिया तो वो वर्ब नहीं है क्या? वो जीरंड है, वो इंफिनेटिव। लेकिन ये इंफिनेटिव कब है, ये जीरंड कब है, इसका पता लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर वो वर्ब जिसके साथ ना लगा है, यानी जिसके साथ वर्ब जिसके साथ ना लगा है, अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम करे। अब ये कैसे पता चलेगा ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है? तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा उससे अगर हम कौन प्रण करें और कौन प्रण करने पर वही वर्ब मिले जिसके साथ ना लगा है तो वो क्या है? वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी किसी क्रिया में, किसी सेंटेंसेस में अगर किसी वर्ब के साथ ना लगा है और वो वर्ब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो नो डाउट दैट इज जीरंड। वो क्या है? वो जीरंड ही है। अगर कोई क्रिया जिसके साथ ना लगा है और वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो क्रिया क्या होगी? जीरंड होगी, उससे जीरंड होगी। जैसे लिखा हुआ है हंसना एक कला है, लिखा हुआ है। अगर हम इससे फ्रेंड पूछ ले अंतिम शब्द से, या कोई भी अंतिम शब्द आपको मिलता है और उस अंतिम शब्द से चाहे वो वर्ब हो चाहे कोई भी वर्ब, नाउन कुछ भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो जाए, कुछ भी आ जाए, उससे आप कौन प्रण करें तो उस वो अगर वर्ब जिसके साथ ना लगा है और मिल रहा है तो वो क्या है? जैसे कौन एक कला है, हंसना, इसके साथ तो यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हमने क्या लिखा? अब जीरंड का काम कर रहा। जीरंड आप जानते हो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बनता है। तो हम यहाँ क्या लिखे कि लॉफिंग, हमने लिखा लॉफिंग इज एन आर्ट, यानी लॉफिंग क्या है? लॉफिंग ये आपका जीरंड है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इतनी सी बात कि जिस वर्ब के साथ ना लगा है अगर वो वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है तो जीरंड है, और अगर सब्जेक्ट का काम ना करे तो इंफिनेटिव है। यानी अगर वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है तो इंफिनेटिव है। यानी हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का काम ना करे तो वो क्या है? तब तो वो इंफिनेटिव है। तो उसे हम इंफिनेटिव, यानी पहचान इतने करनी है कि जिस वर्ब के साथ ना लगा रहा है अगर वो सब्जेक्ट का काम करे तो जीरंड, और सब्जेक्ट का काम ना करे तो इंफिनेटिव होता है। तब वो इंफिनेटिव के रूप में, जैसे वह पढ़ने जाता है, तो अगर यहाँ पूछा जाए कौन जाता है तो हमें उत्तर में मिल रहा है वह, यानी सब्जेक्ट तो वह है, और यहाँ पढ़ने में ना लगा हुआ है तो यहाँ क्या है? यहाँ सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है तो यहाँ ये इंफिनेटिव है, यानी ही गोज टू रीड या स्टडी आप लिख सकते हो, स्टडी भी लिख सकते हो, रीड भी लिख सकते हो। कि गोज टू स्टडी, वह पढ़ने जाता है, अध्ययन करने जाता है। तो अब यहाँ पर टू स्टडी क्या है? टू स्टडी है, ये इंफिनेटिव का काम कर रहा है। तो मैंने इतने कहा कि जिस वर्ब के साथ ना लगा है अगर वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे तो जीरंड होता है, सब्जेक्ट का काम ना करे तो इंफिनेटिव होता है। तो जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसे सब्जेक्ट की जगह पर हम लिखेंगे जो कि वर्ब आईएनजी फॉर्म से बनता है और इंफिनेटिव मूल क्रिया के पहले टू लगकर बनता है। तो ये बात हुई कि अगर वर्ब ऐसी कंडीशन आती है जहां पर हमारा वर्ब जो है वो इंफिनेटिव जीरंड दोनों के रूप में होता है। नहीं, जब ये कंडीशन तब आती है जब वर्ब के साथ ना लगा हो। तो जब वर्ब के साथ ना लगा है तो आप देखिए कि जिस वर्ब के साथ ना लगा है अगर वो वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, यानी अगर वो क्रिया सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रही है तो वो क्रिया क्या है? जीरंड है। और अगर वो क्रिया जिसके साथ ना लगा है वाक्य में सब्जेक्ट का काम नहीं कर रही है तो वो क्या है? तो वो इंफिनेटिव है।
तो इन्फिनेटिव है तो उसे इन्फिनेटिव की तरह करेंगे और उसे सब्जेक्ट की तरह याद यूज करेंगे। तो अगर भाई किसी क्रिया के साथ क्रिया करके लगाए, नो डाउट दैट इज जीरेंड। किसी क्रिया के साथ के लिए लिखा है, नो डाउट दैट इज इन्फिनेटिव। लेकिन प्रॉब्लम तो तब है जब किसी क्रिया के साथ ना लगा है। तो मैंने क्या कहा, अगर वो क्रिया सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रही है तो जीरेंड है, अगर वो क्रिया सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं कर रही है तो क्या है, इन्फिनेटिव है। दैट इज क्लियर, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। एक कुछ बातें हमें याद रखनी होगी। एक कंडीशन आती है जो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। कंडीशन ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ हमारे पास क्रियाएं होती है, जैसे लिखा है नो लिखा है, जैसे लिखा हुआ है लर्न लिखा हुआ है, जैसे एंजॉय लिखा हुआ है, जैसे लाइक लिखा हुआ है, या स्टॉप आ जाता है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ इंफिनिटिव का यूज नहीं करती हैं, यानी इनके साथ इंफिनिटिव का यूज कभी नहीं होता है। हम इनके साथ इंफिनिटिव का यूज कभी नहीं करेंगे। इनके साथ हमेशा क्या आएगा, अगर ये क्रियाएं सेंटेंस में आ रही हैं तो इनके साथ हमेशा क्या यूज होगा, जीरेंड। यानी विद दैट वर्ब वी आर गोइंग टू यूज जीरेंड नॉट इंफिनिटिव। यानी इन क्रियाओं के साथ हम इंफिनिटिव का यूज नहीं करते हैं बल्कि इनके साथ हम जीरेंड का यूज करते हैं। जैसे लिखा है ही वाज लर्निंग, ही वाज लर्निंग, तो यहां हम लिखेंगे स्विमिंग। यहां हमने लिखा स्विमिंग, नॉट हम यहां लिखेंगे टू स्विम। यानी अगर हम टू स्विम लिख रहे हैं तो ये गलत है, यहां इंफिनिटिव का यूज नहीं होना है, यहां जीरेंड आएगा। स्विमिंग वो तैरना सीख रहा है, तो यहां ध्यान रखिए सीख रहा था, तो यहां ध्यान रखिए ये क्या है, ये इंफिनिटिव का यूज इन क्रियाओं के साथ यूज नहीं होना है बल्कि इनके साथ क्या आना है, इनके साथ जीरेंड का यूज करना है। हाँ, एक कंडीशन है, एक कंडीशन आपका नो के साथ आता है कि जहां पर हम इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं। अगर हम नो लिखे हैं और नो के बाद अगर हम हाउ का यूज कर दें तो इनके बाद हम इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं। यानी एक कंडीशन है नो के साथ कि इनके साथ हम इंफिनिटिव का यूज करेंगे लेकिन बीच में हमें हाउ का यूज करना होगा। जैसे ही नोज, हाउ हमने लिखा ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो बिल्कुल यहां बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखना होता ही नोज तो हम यहां लिखते स्पीकिंग इंग्लिश, तो हमें यहां पर क्या करना होता, स्पीकिंग इंग्लिश, तो हम बिल्कुल यहां पर हम जीरेंड का यूज करते। लेकिन अगर हमने हाउ का यूज कर दिया है तो हाउ लगाने के बाद हम इसको इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नो के साथ और क्रियाओं के साथ। बाकी क्रियाओं के साथ हमें क्या यूज करना है, जीरेंड ही यूज करना है क्योंकि इनके साथ इंफिनिटिव का यूज नहीं है। ये था वर्बल नाउन। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, नो डाउट। अगर कोई डाउट है यू कैन कमेंट मी। थैंक यू। Letters on his fingers, pick up trouble, 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 trouble. Don't go flexing, boy, you get trouble.